हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्राइटन एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है दायित्व अर्थात लायबिलिटीज। ये हमारा आधारभूत लेखांकन शब्द का हमारा टॉपिक नंबर 4 है। तो हम लोग अब समझेंगे कि दायित्व का मतलब क्या होता है। तो इसको मैं शॉर्टकट में आपको बताता हूँ। दायित्व मतलब क्या होता है, जिस भी व्यक्ति को कोई भी राशि चुकानी होती है, जिससे हमने उधार में कोई पैसा लिया हुआ है, उस व्यक्ति को जो भी राशि चुकानी है, उस चुकाई जाने वाली राशि को हम लोग दायित्व कहते हैं। अब इसे हम लोग पुस्तकीय वर्ड में समझेंगे कि पुस्तकीय वर्ड में क्या बोला गया है। व्यापार में व्यापारी अन्य पक्षों से भी सहयोग लेता है। तो मैंने क्या बोला कि व्यापार में व्यापारी मतलब कौन हो गया जी? व्यापार का मालिक अन्य पक्षों से सहयोग लेता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे कि आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, 25 लाख रुपए की जरूरत है और आपके पास केवल क्या है जी? केवल 15 लाख रुपया है। तो आपको 10 लाख की और जरूरत पड़ी। तो अन्य पक्ष मतलब क्या हो गया? हमने बैंक से हमने लोन ले लिया 10 लाख रुपए का। क्या उनके सहयोग के बिना यह व्यवसाय संभव था क्या? नहीं, क्योंकि हमें मिनिमम अमाउंट कितना चाहिए जी? 25 लाख रुपए चाहिए और हमारे पास अभी कितना पैसा है? केवल 15 लाख रुपए। तो 10 लाख की और जरूरत पड़ेगी। तो क्या उनके सहयोग के बिना व्यवसाय संभव था क्या? नहीं। तो आगे इसको पढ़ेंगे। व्यापार में व्यापारी अन्य पक्षों से भी सहयोग लेता है। जैसे कि मैंने क्या बताया जी? सहयोग के रूप में किससे ले रहे हैं? बैंक से। इनके सहयोग के बिना व्यापार करना संभव नहीं है। अतः व्यापारी को छोड़कर जिन अन्य पक्षों को जो धनराशि चुकानी होती है, धनराशि कितना जी? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए की हमें क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी। उसी 10 लाख को जो हमें बाद में क्या करना पड़ेगा? चुकाना होगा। उस कुल राशि को ही व्यापार का क्या कहते हैं? दायित्व अर्थात देय धन कहा जाता है। तो एक बार फिर से दोस्तों, व्यापार में व्यापारी अन्य पक्षों से भी सहयोग लेता है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल के रूप में बताया, बैंक से। उनके सहयोग के बिना व्यापार करना संभव नहीं है। और उन जो अन्य पक्षों को जो धनराशि हमें चुकानी होगी, उसे हम लोग व्यापार का क्या कहते हैं? दायित्व या देय धन कहा जाता है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे। दायित्व को निम्नानुसार से विभाजित किया जा सकता है। तो पहला क्या है जी? ये कितने टाइप के होते हैं दायित्व? पहला हो गया स्थायी दायित्व, दूसरा हो गया चालू दायित्व और तीसरा हो गया संयोगिक दायित्व। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे स्थायी दायित्व अर्थात फिक्स लायबिलिटी। तो इसका मतलब मैं आप लोगों को सार रूप में बता रहा हूं। ऐसे दायित्व जिसका भुगतान हम लोग 1 साल से अधिक अवधि के बाद या 2 साल या 5 साल या 10 साल या उससे अधिक वर्षों के पश्चात करते हैं, उसे हम लोग स्थायी दायित्व कहते हैं। इसकी अवधि हमेशा क्या होती है? 1 साल से अधिक की होती है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल के बाद हम लोग अगर कोई पैसा चुकाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्थायी दायित्व या फिक्स लायबिलिटी कहते हैं। अब हम लोग इसको अर्थ को अच्छे समझते हैं। व्यापार के ऐसे दायित्व स्थायी दायित्व की श्रेणी में आते हैं जिनका भुगतान एक दीर्घ अवधि के पश्चात किया जाता है। दीर्घ अवधि मैंने बता दिया। इसका मतलब क्या होता है जी? 1 साल से अधिक या 2 साल या 3 साल या 4 साल के पश्चात या 5 साल या 10 साल के पश्चात अगर हम लोग करते हैं तो ऐसे दायित्व को स्थायी दायित्व या फिक्स लायबिलिटी कहा जाता है। जैसे दीर्घ अवधि के ऋण अर्थात हमने अगर बैंक से लोन लिया है, उसे 1 साल बाद चुकाएंगे या 2 साल या 5 साल या 10 साल या 15 साल या 20 साल, उससे अधिक भी हो सकता है।
तो ऐसे ऋण को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे दायित्व को हम लोग क्या कहेंगे, स्थायी दायित्व, क्योंकि इसके दायित्व का भुगतान हम लोग 1 साल से अधिक अवधि के बाद करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल क्या हो गया, दीर्घ अवधि के ऋण, दीर्घ अवधि के पश्चात जो ऋण चुकाएंगे उसे हम लोग स्थायी दायित्व कहते हैं। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, दीर्घ अवधि के ऋण को लॉन्ग टर्म लोन। और इसका एक और एग्जाम्पल है ऋण पत्र, ऋण पत्र अर्थात जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिबेंचर कहते हैं। ऋण पत्र का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर अगर कोई कंपनी लोन लेना चाहती है और प्रूफ के रूप में किसी व्यक्ति या किसी संस्था को कोई पत्र देती है कि ये लो, आपके पास ये प्रूफ के रूप में रहेगा कि मैंने आपसे इतने रुपए का लोन लिया है, तो उस पत्र को केवल हम लोग पत्र न कह के क्या कहते हैं, ऋण पत्र या डिबेंचर कहते हैं। और ये भी हम लोग कब चुकाते हैं जी, 1 साल से अधिक अवधि के पश्चात, दीर्घ अवधि के पश्चात चुकाते हैं। इस कारण से हम लोग इसको क्या कहते हैं, स्थायी दायित्व या फिक्स्ड लायबिलिटी कहते हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक है चालू दायित्व अर्थात करेंट लायबिलिटीज। व्यापार के ऐसे दायित्व जिनका निकट भविष्य में भुगतान आवश्यक होता है। निकट भविष्य मतलब कहने का मतलब है ऐसे दायित्व जिसे हम लोग 1 साल से कम अवधि में चुकाना रहता है, या 1 साल तक या 1 साल से कम अवधि में चुकाना रहता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमें कोई दायित्व है जिसे ये बोला जाए कि आपको 3 महीने में चुकाना है, तो उस दायित्व को हम लोग क्या कहेंगे, चालू दायित्व कहेंगे। 6 महीने में चुकाना है तो भी वो चालू दायित्व, 9 महीने में चुकाना है तो भी वो चालू दायित्व, 10, 11 और 12 महीने में भी बोला जाए अर्थात 1 साल में भी बोला जाए तो भी वो चालू दायित्व है। अगर वो 1 साल से अधिक अवधि का हुआ तब वो स्थायी दायित्व में ट्रांसफर हो जाएगा। किस में ट्रांसफर हो जाएगा, स्थायी दायित्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो अब हम लोग देख रहे हैं चालू दायित्व। चालू दायित्व मतलब क्या होते हैं, ऐसे दायित्व जिसे निकट भविष्य में भुगतान करना है। कहने का मतलब मैंने बता दिया 3 महीने, 6 महीने या साल भर के अंतर्गत अगर भुगतान करना है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग चालू दायित्व कहते हैं। जैसे कि लेनदार कौन व्यक्ति होता है जी, जैसे कि कोई दुकानदार है जिससे हमने उधारी में सामान लिया, उसको हमने बोल दिया कि कल भुगतान कर देंगे या 2-4 दिनों में भुगतान कर देंगे या 3 महीने, 6 महीने या 9 महीने में भुगतान कर देंगे, तो ऐसे दुकानदार को हम लोग लेनदार कहते हैं, क्योंकि उसे भी बाद में पैसा चुकाना ही है, इस कारण से वो हमारा दायित्व है और इसे हम लोग क्या कहेंगे, चालू दायित्व कहेंगे। बैंक अधिकर्ष का मतलब क्या होता है जी, ये भी हमारा चालू दायित्व की श्रेणी में आता है। जब बैंक से हम लोग अधिक पैसा निकाल लेते हैं तो उसे बाद में चुकाना होता है, उस दायित्व का भुगतान हमें बाद में करना होता है। तो उससे हम लोग जो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि बैंक अधिविकर्ष का मतलब क्या होता है, जब बैंक से हम लोग अधिक पैसा निकाल लेते हैं, जैसे कि आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए है और आपको 25 लाख रुपए निकालना है, तो बैंक ऐसी सुविधा दिया जाता है। ये सुविधा केवल किसको दिया जाता है जी, व्यापारियों को ही दिया जाता है। वो चाहे तो अपने अकाउंट में जितना पैसा है उससे अधिक भी पैसा निकाल सकते हैं। तो 20 लाख की जगह उसने कितना निकाल लिया, 25 लाख रुपए निकाल लिया, तो 5 लाख रुपए जो उसने एक्स्ट्रा निकाला है वो कहलाता है बैंक अधिविकर्ष, और उसे भी कब देना होता है, साल भर के अंतर्गत देना पड़ता है। इसी कारण से बैंक अधिकर्ष भी क्या होता है, चालू दायित्व की श्रेणी में आते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे देयपत्र। देयपत्र क्या होता है, जब किसी भी व्यक्ति से हम लोग उधार में सामान लेते हैं तो उसे हमारे ऊपर विश्वास नहीं होता कि ये हमारा पैसा लौटा देगा कि नहीं, तो वो क्या करता है, एक कागज में हमसे लिखवा लेता है कि हमें यह पैसा साल भर के अंतर्गत या 3 महीने या 6 महीने के अंतर्गत आपको चुकाना है। तो यह भी क्या कहलाता है, चालू दायित्व कहलाता है। अब देखेंगे चौथा नंबर इसमें चौथा नंबर एग्जाम्पल दिया गया अल्पकालीन ऋण। अल्पकालीन ऋण मतलब क्या होता है, ऐसा ऋण जो हमें अल्प अवधि अर्थात साल भर के अंतर्गत चुकाना होता है, इसे भी हम लोग क्या कहते हैं, चालू दायित्व
कहते हैं। किसको जी? अल्पकालीन ऋण को। अब हम लोग देखेंगे तीसरा प्रकार है हमारा है संयोगिक दायित्व। तीसरा प्रकार क्या है? संयोगिक दायित्व, जिसे हम लोग कॉन्टीजेंट लायबिलिटी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? संयोगिक दायित्व मतलब क्या हो गया जी? जो भविष्य में संयोग से उत्पन्न हो सकता है, मतलब जिसकी हमने केवल क्या क्या है जी? कल्पना किया है, बाकी यह निश्चित नहीं है। भविष्य में ऐसे दायित्व उत्पन्न हो सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्टीजेंट लायबिलिटी या संयोगिक दायित्व कहते हैं। तो क्या होता है, जैसे कि अब इसका हम लोग अर्थ देखेंगे, ऐसे दायित्व जो भविष्य में उत्पन्न हो सकते हैं, जिसका हमने केवल अनुमान ही लगाया है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? संभाव्य या संयोजित या आकस्मिक या संयोगिक दायित्व के नाम से जानते हैं। तो क्या क्या नाम बताया? संभाव्य, संयोजित या आकस्मिक दायित्व कहते हैं। जैसे कि भुनाए गए विपत्रों पर दायित्व, न्यायालय में लंबित प्रकरण। कहने का मतलब यह है कि ये क्या हो गया जी? हमने किसी व्यक्ति से विपत्र को बैंक से भुना लिया था। विपत्र को बैंक से भुनाना मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति अगर हमारा पैसा लग रहा है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? जो विपत्र हमारे पास है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये देय विपत्र आप लोग को समझाया था, तो उदाहरण के तौर पे हमारे पास कोई विपत्र है, उसको हमने बैंक में जमा करके पैसा निकाल सकते हैं। ऐसी सुविधा न्यायालय हमें देता है। बाकी क्या होता है? जब यह सामने वाला व्यक्ति इस विपत्र पर पैसे का भुगतान करना चाहिए था उसको, बट उसने पैसे का भुगतान नहीं किया, तो न्यायालय में क्या हो जाता है? इसका केस जाता है, और केस जाता है तो ये केस चलते रहता है, और फिर इसका हमें जब न्यायालय में यह केस कोई व्यक्ति हार जाता है या जीत जाता है, तो उसके उपरांत उस हारे हुए व्यक्ति को क्या करना पड़ता है? वो पैसा देना पड़ सकता है। देना पड़ सकता है मतलब यह फिक्स नहीं है कि वह केस हम लोग जीतेंगे कि हारेंगे। तो इस प्रकार के जो दायित्व उत्पन्न होते हैं भविष्य में, उसे हम लोग क्या कहेंगे? संयोगिक दायित्व। क्षतिपूर्ति दावे, अगर कोई हमारी कंपनी में कोई कर्मचारी घायल हो गया और उसको हमने क्या किया है? अमाउंट तो क्षतिपूर्ति का दिया है, घायल होने पर जो उसको पैसा देना चाहिए दिया है, बट हमने उसको उतना नहीं दिया जितना उसको देना चाहिए, तो उसने क्या कर दिया? हमारे कंपनी के खिलाफ केस कर दिया। वो चल रहा है। बाकी ये कब इस दायित्व का भुगतान करना है यह अभी फिक्स नहीं है, तो इस कारण से इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? संयोगिक दायित्व कहते हैं। थैंक यू दोस्तों।